सत्ता में बैठे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनकी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नफरत को और बढ़ावा देती है। इकरा का संसद में भाषण। इकरा, जो कि एक युवा और उभरती हुई नेता है, अपने सशक्त और तीव्र भाषणों के लिए पहचान रखती है। जब वह संसद में बोलने के लिए खड़ी हुई तो उन्होंने हर जाति, हर धर्म और हर समुदाय का है, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक संविधान की आत्मा सिसकती रहेगी। सर, अपनी बात को खत्म करते हुए मैं एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। लेकिन अगर इस सदन में बैठे हम सभी सदस्य ये ठान ले कि हमें संविधान के मूल्यों को लागू करना है और उसे लागू करने का प्रयास करें, तो वह सुबह जरूर आएगी जिसके लिए लाखों भारतवासियों ने अपने जानों की कुर्बानी दी। सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व में सरकार ने विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच विभाजन करने की कोशिश की। उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA और राष्ट्रीय नागरिक पंजी NRC जैसे मुद्दों पर बीजेपी को घेरा। उनका कहना था कि इन विधेयकों से मुसलमानों को... लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे संविधान की किताब तो है, पर इसे चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। इसे छुपा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने मजहबी पहचान की वजह से निशाने पर हैं। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या किसी और वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके उलट है। हालात खिलाफ होने वाली हिंसा और भेदभाव को रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। बीजेपी की प्रतिक्रिया। इकरा का भाषण सुनने के बाद बीजेपी के नेताओं ने विरोध किया और उन्हें जवाबी तर्क दिए। बीजेपी के सांसदों का कहना था कि इकरा का भाषण केवल राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए था और इसमें तथ्यात्मक गलतियां थीं। उन्होंने इकरा के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि बीजेपी ने हमेशा समाज के हर वर्ग के हित में काम किया है। कृषि कानूनों पर बयान। बीजेपी के सांसदों ने कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया और कहा कि इन कानूनों का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को सुधारना था, न कि किसानों को नुकसान पहुंचाना। उन्होंने इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई और सरकार ने चुप्पी साध ली। अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ती जा रही है, मगर सत्ता में बैठे लोग या तो आंखें मूंदे हुए हैं या फिर इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब न्यायपालिका की बात भी अनसुनी कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर 11 सूत्रीय निर्देश जारी किए थे। इसमें कहना था कि इकरा को इन योजनाओं की जानकारी नहीं है और इस कारण से उन्हें सही तथ्यों पर आधारित बयान देने चाहिए। इकरा की चुनौती। इकरा ने बीजेपी के इन सभी जवाबों को नकारते हुए फिर से अपनी बात रखी और कहा कि उनका उद्देश्य केवल सच को सामने लाना था। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनका किसी पार्टी विशेष से कोई विरोध नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य देश के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है। उनका कहना था कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने का एक माध्यम है। इकरा ने यह भी साफ कहा गया था कि राज्य सरकारें और पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोकने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन आज भी इन निर्देशों पर अमल नहीं हो रहा है। हाल ये है कि मॉब लिंचिंग को रोकने की बजाय इकरा का ये भाषण न केवल बीजेपी के खिलाफ एक सशक्त विरोध था, बल्कि यह भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण मोड़ की ओर इशारा करता है। उन्होंने भारतीय राजनीति में एक नई दिशा की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें राजनीति केवल वोट बैंक की नीति पर न चलकर असल मुद्दों पर आधारित हो। उनके भाषण ने ये स्पष्ट किया कि जनता अब केवल तात्कालिक लाभ की राजनीति को स्वीकार करने के बजाय दीर्घकालिक और समावेशी विकास की दिशा में सोचना चाहती है। इस घटना ने यह भी दिखाया कि भारतीय राजनीति में अब युवा नेता अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और पुरानी राजनीतिक मान्यताओं को चुनौती दे रहे हैं। इकरा का ये कदम न केवल उनकी राजनीतिक छवि को मजबूत करेगा, बल्कि आने वाले सत्ता में बैठे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनकी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नफरत को और बढ़ावा देती है। ये अशांति अब इतनी गहराई तक फैल चुकी है
कि हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। साल की शुरुआत में ही कई राज्यों में दुकानदारों को अपने नाम बोर्ड पर लगाने के लिए मजबूर किया गया। इसे सेहत और सुरक्षा के कानूनों का हिस्सा बताया गया, मगर असल मंशा कुछ और थी। ये कदम खास तौर पर मुसलमान दुकानदारों को निशाना बनाकर उठाया गया ताकि उनकी रोजी रोटी पर चोट की जाए। पिछले हफ्ते मुरादाबाद में एक मुस्लिम डॉक्टर को हिंदू बहुल्य मोहल्ले में घर खरीदने पर विरोध झेलना पड़ा। वजह बताई गई कि इससे मोहल्ले की सामाजिक शांति बिगड़ जाएगी। अब आप ही बताइए, क्या ये वजह सही है, जायज है? असल में ये छोटी बड़ी घटना इस बात का सबूत है कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले बयान और नीतियां हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही है। उत्तर प्रदेश में यति नरसिंहानंद ने बेहद घटिया बयान दिया, लेकिन सरकार इन बयानों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हेट स्पीच न केवल जनमानस के विचारों को प्रदूषित करती है, बल्कि इससे अब संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी प्रभावित कर दिया है। अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माननीय न्यायाधीश ने ऐसे बयान दिए जिसका संज्ञान खुद सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 ने अल्पसंख्यकों को उनके मजहबी और सांस्कृतिक हक दिए हैं ताकि वो अपनी पहचान को बचा सके और अपने संस्थान चला सके, लेकिन आज उन्हीं हकों पर हर तरफ से चोट की जा रही है। वक्फ जैसे बिल लाकर उनके धार्मिक अधिकारों को छीनने की कोशिश की